नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्वान साथियों। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिरक्षी स्टार्ट किया था और प्रतिरक्षी की जो संरचना है और उसके बारे में डिटेल में अपन ने अध्ययन किया था। फिर अपन ने बात करी थी कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रक्त समूह की, रक्त समूह की, या अपन बोल सकते हैं रक्त के प्रकार। ठीक है, अब देखिए रक्त को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। ए बी और ओ, ये 4 भाग होते हैं रक्त समूह के। अपन कहते हैं कि अपना जो ब्लड ग्रुप है ए है या बी है, ए बी है या ओ है, इस प्रकार से। ठीक है, या अपन कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्लस या माइनस क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि ये रक्त समूह को ए बी या ओ इन्हीं में क्यों बांटा गया। तो देखिए मैंने जब अपन ने ये पढ़ा था प्रतिरक्षी द्वारा प्रतिजन का विनाश, फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, वहां पर हम लोगों ने 4 चरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 4 चरण पढ़े थे कि किस प्रकार हमारे शरीर में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी किसी भी प्रतिजन को कैसे नष्ट करता है। तो उसके अंदर पहला पॉइंट था कि जो प्रतिरक्षी होता है वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि जो प्रतिजन है वो प्रतिजन अंतर्निहित है या कोई बाह्य प्रतिजन है। मतलब ये जो प्रतिरक्षी है वो सबसे पहले इस प्रतिजन को नष्ट करने से पहले क्या डिसाइड करता है कि ये जो प्रतिजन है वो बाहर से आया है या हमारा शरीर का ही प्रतिजन है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर भी प्रतिजन पाया जाता है। जो बाहर से प्रतिजन आता है वो रोगाणु होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी प्रतिजन पाया जाता है। हमारे शरीर में भी क्या पाया जाता है? प्रतिजन। कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। कहां पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर। ठीक है, रेड ब्लड सेल की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है। और वो प्रतिजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, या तो ए होगा या बी होगा। इस बात का पता लगाकर सबसे पहले रक्त समूह का वर्गीकरण करने वाला आदमी था कार्ल लैंड स्टीनर। कौन था? कार्ल लैंड स्टीनर। समझ में आ गई चीज? तो आपको पता चल गया होगा कि रक्त को 4 भागों में कैसे बांटा गया। तो भाई बात करते हैं अपन 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा। अब देखिए, मान लीजिए 4 आदमी हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। मैंने कहा इस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर, इस व्यक्ति 1 नंबर व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर प्रतिजन है ए। ठीक है, 2 नंबर व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर प्रतिजन है बी। फिर मैंने कहा जो 3 नंबर व्यक्ति है उसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों प्रतिजन विद्यमान है, और जो चौथा व्यक्ति है उसकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन विद्यमान नहीं है। तो जब कार्ल लैंड स्टीनर ने ऐसा देखा तो जिस आदमी की आरबीसी की सतह पर सरफेस पर प्रतिजन ए था, एंटीजन ए था, उसको ब्लड ग्रुप नाम दे दिया ए। जिसपे बी था वो ब्लड ग्रुप बी, जिसपे दोनों थे वो ए बी, और जिसपे कोई नहीं था वो ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहां से अपनी शुरुआत होती है रक्त समूह की। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं।
एक बार फिर से आपके नोट्स आसानी से बन सकें, ठीक है। और एक बार फिर से कक्षा 10 के जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही साइंस, और जो मेरे प्यारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10 की विज्ञान विषय से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सन 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए व बी के आधार पर रक्त को चार समूह में बांटा। कितने समूह में बांटा? 4 समूह में बांटा, ठीक है। अब ये 4 समूह कौन कौन से हैं तो देखिए, रक्त समूह, ठीक है। फिर अपन बात करें तो प्रतिजन का जीन, ठीक है। उसके बाद बात करें, यहां लिख लेते हैं अपन प्रतिजन और यहां लिख लेते हैं का जीन, और यहां आ जाएगा अपना प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ठीक है। देखिए सबसे पहले रक्त समूह ए, ठीक है। प्रतिजन कौन सा होगा? ए, ठीक। अब इस प्रतिजन ए का जो जीन है उसको हम लोग IA इस प्रकार से, या IA और स्मॉल आई इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिंपल सी चीज है, रक्त समूह ए है, प्रतिजन ए है, इसको लिख कैसे सकते हैं? आई, कैपिटल आई ऊपर ए, कैपिटल आई ऊपर ए, या कैपिटल आई और स्मॉल आई, ठीक है। और रक्त समूह ए में प्रतिजन होता है कैपिटल ए और प्रतिरक्षी होता है स्मॉल बी। कौन सा होता है? स्मॉल बी। उसी प्रकार से बात करें रक्त समूह बी, तो प्रतिजन कौन सा? बी। इसको लिखेंगे कैसे? वही आई बी, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। और इसमें जो प्रतिरक्षी होता है वो होता है स्मॉल ए। फिर अपन बात करते हैं रक्त समूह ए बी, तो इसमें प्रतिजन कौन से होते हैं? दोनों होते हैं, ए और बी। इसको लिखते कैसे हैं? आई ए और आई बी, इसको ऐसा लिखते हैं। अब प्रतिरक्षी की बात करें तो ध्यान रखना, रक्त समूह ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा रक्त समूह जिसमें कोई भी प्रतिजन मौजूद नहीं, उसको क्या बोला? ओ। अब इसमें प्रतिजन मौजूद नहीं है तो इसका जो प्रारूप है जीन का उसको स्मॉल आई से लिखते हैं, स्मॉल आई 2 बार, ठीक है। और यहां पर जो प्रतिरक्षी होती है वो ए और बी दोनों पाई जाती है, जो प्रतिरक्षी होती है वो ए और बी दोनों पाई जाती है। एक बात बता दूं, ये चीज अपन ने इसलिए लिखी है क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे रक्त समूह का आनुवांशिक महत्व, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा, अपने जोधपुर की ही एक खबर टेलीकास्ट हुई थी जिस पर बाद में क्राइम पेट्रोल अपना जो सोनी टीवी है वहां पर उसका एक टेलीकास्ट हुआ था, उसका एक सीरियल जोधपुर से संबंधित घटना थी कि भाई 2 दंपति एक ही बच्चे पर अपना अधिकार जता रहे थे। ये पति पत्नी कह रहे थे मेरा है और ये वाले कह रहे थे मेरा है।
तो ऐसी जो दाम्पत्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको सॉल्व करने में भी रक्त समूह का बड़ा रोल होता है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया रक्त समूह का, ठीक है। बात किसने करी थी? केल स्नीडर ने। और कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, और ये चारों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। यहां पर अगर अपन बात करें छोटी सी एक और, तो ये जो रक्त समूह ए होता है, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ लेंगे कि कौन सा किसे रक्त दे सकता है या कौन सा किससे रक्त ले सकता है, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद अपन उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए आगे की बात करते हैं। देखिए यहां अपन लिखते हैं किसे रक्त दे सकता है, ठीक है। और यहां अपन बात करते हैं कि किससे रक्त ले सकता है, मतलब किसे डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है, डोनर और एक्सेप्टर। देखिए जो रक्त समूह ए है वो किस किस को डोनेट कर सकता है, तो सबसे पहले तो ए को डोनेट कर सकता है, और साथ ही साथ किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बी खुद को तो डोनेट कर ही सकता है, और ये भी साथ ही साथ किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को डोनेट कर सकता है। लेकिन ये जो ए बी रक्त समूह है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही डोनेट कर सकता है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी दूसरे को अपना खून नहीं दे सकता, सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी वाले को ही दे सकता है। और ये जो ओ है वो किसको डोनेट कर सकता है? सभी को डोनेट कर सकता है। मतलब यहां से क्या बात सिद्ध हुई? देखिए ये जो ए बी है वो ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, और ये तो सबको दे ही रहा है। यानी इस ए बी को अपन क्या कह सकते हैं? सर्वग्राही। क्या कह सकते हैं? सर्वग्राही। और ये सभी को डोनेट कर सकता है, तो ओ को क्या कह सकते हैं? सर्वदाता। और इसको क्या कह सकते हैं? सर्वग्राही। बात समझ में आ गई? अब किससे रक्त ले सकता है? तो भाई देखिए ए वाला ए को दे सकता है तो ले भी सकता है, बी वाला बी को रक्त दे सकता है तो ले भी सकता है, ए बी वाला ए बी वाले को दे सकता है तो ले भी सकता है, और ओ सभी को दे सकता है, लेकिन लेता सिर्फ ओ से ही है। तो ध्यान रखें, ए वाला ए को दे सकता है तो एक तो ए से ले सकता है, फिर ये जो ओ है सबको दान कर रहा है तो ओ से ले सकता है। बी वाला किससे रक्त ले सकता है? एक तो खुद से, एक ओ से। ए बी वाला सर्वग्राही है तो किससे ले सकता है? सभी से। और ओ जो सर्वदाता सबको दे रहा है, भाई राजा जो होता है, ठीक है, वो दान करता है, दान कभी लेता नहीं, ठीक है ना। तो ये सबको दान कर रहा है, दान कभी लेगा नहीं, ठीक है ना। तो ओनली किससे ले सकता है? ओ से। किससे ले सकता है? ओ वाले से ले सकता है। देखिए कई बार छोटे छोटे सवाल पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और यहां से कंपटीशन में भी पूछे जा चुके हैं छोटे 1 लाइन क्वेश्चंस कि बताइए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, या ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है, या ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो केवल अपने आप से ही रक्त ले सकता है या अपने आप को ही रक्त दे सकता है। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं आज तक, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एज वेल एज 10th क्लास एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। देखिए आगे की बात क्या है कि भाई ये पता चल गया कि आरबीसी की सतह के ऊपर, आरबीसी की सतह कैसी होती है?
दोहरी अवतल, दोहरी अवतल सतह होती है। अवतल का मतलब समझते हो आप, इस प्रकार से अंदर धसा हुआ। तो आरबीसी पहली बात तो ऐसी होती है गोलाकार, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ऊपर से भी वो चपटी होती है और नीचे से भी वो कैसी होती है, चपटी, ठीक है ना। दोहरी अवतल सतह होती है उसकी, किसकी, आरबीसी की। ये सवाल भी पूछा गया कंपटीशन में, ठीक है। तो आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए और बी था, जिसके अनुरूप रक्त को 4 भाग में बांट दिया। अब देखिए कुछ समय पश्चात आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन मिला, आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन मिला, जिसको आरएच फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। इस आरएच फैक्टर की खोज कहां हुई, मका का रिसस नामक बंदर में हुई। किसमें हुई, मका का रिसस नामक बंदर में आरएच फैक्टर की खोज हुई। ये क्या है, ये भी आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला प्रतिजन। अब सवाल, अगर आपको कोई पूछ ले आरबीसी की सतह पर कितने प्रतिजन पाए जाते हैं, तो 3, ए, बी और आरएच फैक्टर, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि माइंड में सिर्फ ए बी ही रहता है, ये निकल जाता है। ये भी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। तो आरएच फैक्टर खोज किसमें हुई थी, मका का रिसस नामक बंदर में। होता क्या है, एक प्रतिजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने पहले कहा था, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, वही चीज देखिए। अब देखिए, यह है रक्त समूह, ठीक है। यहां अपन बात करते हैं यहां अपन बात करते हैं आरएच फैक्टर की उपस्थिति, ठीक है, आरएच फैक्टर की उपस्थिति। अब मैंने कहा, मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, पहले वाले के अंदर आरएच फैक्टर मौजूद है, ठीक है, और दूसरे वाले में आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है। तो जिसमें आरएच फैक्टर है उसको क्या कहोगे, आरएच पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, ए पॉजिटिव। और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है उसको क्या कहोगे, आरएच नेगेटिव। ये तो हो गया आरएच पॉजिटिव, ये हो गया आरएच नेगेटिव, जिसको ए नेगेटिव भी कहते हैं। तो समझ में आई कहानी, ये नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आया, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव वगैरह। अब मान लीजिए इस व्यक्ति के अंदर भी आरएच फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव, इसको बोल देंगे बी पॉजिटिव। मान लीजिए इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, आरएच नेगेटिव, तो ये बी नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए इसमें है, तो ये आरएच पॉजिटिव, इसमें नहीं है, आरएच नेगेटिव। ये हो गया ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। इसी प्रकार से अगर ये ओ पॉजिटिव है तो इसका मतलब आरएच पॉजिटिव यानी आरएच फैक्टर है। ये अगर ओ नेगेटिव है तो इसका मतलब ये आर एच नेगेटिव यानी यहां पर आर एच फैक्टर नहीं है। कुल मिलाकर एक बात सामने आई कि जिस व्यक्ति की आरबीसी पर आर एच कारक उपस्थित होता है तो वह व्यक्ति आर एच धनात्मक कहलाता है, ठीक है। तथा जिसकी आरबीसी पर आर एच कारक
उपस्थित नहीं होता वह RH ऋणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? RH ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, ये होगी इसकी बात। एक चीज और, ये जो RH फैक्टर है ये लगभग 417 एमिनो अम्लों से बनता है। मैंने बात करी थी प्रतिरक्षी की, वहां पर एक भारी श्रृंखला थी, एक हल्की श्रृंखला थी। भारी श्रृंखला 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई थी और जो हल्की श्रृंखला थी वो 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी हुई थी। उसी प्रकार से RH फैक्टर कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 417। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु हैं और ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया आज के बाद कि ये A पॉजिटिव क्यों कहते हैं या B पॉजिटिव क्यों कहते हैं या A नेगेटिव क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रुधिर लयनता। रुधिर लयनता या इसी को कहते हैं रुधिर समूहन, ग्रुपिंग। खून की क्या हो जाती है? ग्रुपिंग हो जाती है। देखिए रुधिर लयनता का क्या मतलब है? देखिए, जब ब्लड डोनेट किया जाता है या किसी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाया जाता है तो वहां सिर्फ यही ध्यान नहीं रखा जाता कि हाँ भाई ए वाला व्यक्ति है उसको ए में चढ़ा दो, बी वाला व्यक्ति उसको बी में चढ़ा दो। नहीं, ए में भी कितनी कैटेगरी होगी? 2, ए पॉजिटिव है नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक, मान लिया ये ए पॉजिटिव है मतलब RH धनात्मक है और मान लिया ये ए नेगेटिव है मतलब RH ऋणात्मक है। तो खून चढ़ाते समय सिर्फ ये ध्यान नहीं रखा जाता कि इसका ब्लड ग्रुप ए, इसका ब्लड ग्रुप ए वाले को नहीं, धनात्मक ऋणात्मक का भी। RH पॉजिटिव का खून RH पॉजिटिव में जाएगा, RH नेगेटिव का खून RH नेगेटिव में जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर ये A पॉजिटिव है तो ये भी A पॉजिटिव वाला ही होना चाहिए। अगर ये A नेगेटिव है तो जिसमें खून चढ़ रहा है वो भी A नेगेटिव ही होना चाहिए। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता सपोज, तो क्या होगा? देखिए मैंने कहा कि इस RH धनात्मक वाले व्यक्ति का जो रक्त है वो किसको दे दिया? RH नेगेटिव को। ऐसा करने पर इस RH नेगेटिव के अंदर RH प्रतिरक्षी या IG प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। किसका? RH प्रतिरक्षी या IG प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। ये RH प्रतिरक्षी क्या करता है? अब देखिए ये RH नेगेटिव था, अब इसमें कौन सा खून है? RH पॉजिटिव वाले का खून भी है। तो RH पॉजिटिव वाले का खून जैसे ही इसके अंदर आता है इसके शरीर में RH प्रतिरक्षी बन जाती है और ये RH प्रतिरक्षी क्या करती है? इस RH फैक्टर से क्रिया करती है। क्या करती है? क्रिया करती है और क्रिया करने के फलस्वरूप ये RH प्रतिरक्षी क्या करेगी? RBC को नष्ट करना शुरू कर देगी। RBC को नष्ट करना शुरू कर देगी और RBC को नष्ट करना शुरू करते ही शरीर में बिलरुबिन वर्णक प्लाज्मा के अंदर भी मौजूद होता है। प्लाज्मा मैंने पढ़ाया था, हल्का पीला रंग किसकी वजह से? बिलरुबिन वर्णक की वजह से। इस बिलरुबिन वर्णक की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से एक तो प्लीहा, जिसको तिली कहा जाता है, RBC का कब्रिस्तान या छोटे बच्चों का ब्लड बैंक, ठीक है, प्लीहा और यकृत
ये दोनों फेल हो जाते हैं और इनके फेल होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी चीज को क्या कहते हैं? रुधिर लयनता। ठीक है, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं आराम से। देखिए, RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त यदि RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जाता है तो RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति के शरीर में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, जो RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति के शरीर में RBC को नष्ट करना शुरू कर देती है, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्लीहा, एक होता है यकृत और किडनी भी, वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, अब ठीक है ना? तो ये चीज क्या कहलाती है? रुधिर लयनता कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहां तक रुधिर लयनता तक आज अपना वीडियो लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग गर्भ रक्ताणुकोरकता नामक रोग और जो रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और अच्छी मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन खुल तो गया है लेकिन अभी भी विद्यालय वगैरह, कोचिंग्स वगैरह नहीं खुली है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है ना? इस आफत को अवसर में बदल दे। ये जो आफत है, कोरोना की महामारी है, इसको एक अवसर बना दे, और अवसर ऐसा कि इस संपूर्ण समय का भरपूर इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि जब वापस से स्कूल्स खुले तब आपको ये ना लगे कि मैंने छुट्टियों का या जो समय मिला उसका दुरुपयोग किया या मैं कुछ कर नहीं पाया। ठीक है ना? तो तब तक के लिए वीडियो को अपने हर मित्र, अपने हर फ्रेंड तक शेयर जरूर करें, ताकि सबको ये चीज घर पे बैठे बैठे आराम से मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।